चलिए बायो-सवार्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ना बायो-सवार्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि बायो-सवार्ट लॉ पहले होता है कि फिर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन से आपको समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बायो-सवार्ट लॉ होता है क्या ना, ऐसे कोई आपके पास एक कोई, हम ये मानते हैं कि फाइनाइट टाइम्स का कोई एक वायर है, इतना बड़ा कोई वायर है आपका, और इसमें हम करंट भेजेंगे, करंट इसमें भेजेंगे आई, और ये देखेंगे ये जो करंट जाएगी ना, ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कुल मिला के बात इतनी सी है, किसी वायर में करंट भेजेंगे और हम ये देखेंगे कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे ऑल मैग्नेटिक फील्ड दैट वी नो आर ड्यू टू करंट, इसका मतलब इतना का मतलब पहले आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कहने का कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किसकी वजह से बनती है, वो करंट की वजह से बनती है। देखिए ओस्टर्ट ने क्या बताया था, ओस्टर्ट ने ये बताया था कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है, यही बात यहाँ पर भी बोली जा रही है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो किसकी वजह से बनती है, वो करंट की वजह से बनती है। ये बात बताई गई है आपको। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आर मूविंग चार्ज, करंट फ्लो करेगा, जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो कौन दौड़ता है उसके अंदर चार्ज फ्लो करता है। भाई चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट दौड़ेगी ना, और जब करंट दौड़ेगी तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जब इसमें से चार्ज दौड़ेगा तो करंट आएगी, और करंट आएगी तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस लाइन का मतलब ये था। आइए फिर से समझते हैं आगे। और लिखा है एंड और ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब ये है यदि आपके पास कोई मटेरियल है, यदि इस मटेरियल के अंदर ना इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इसमें घूमते रहते हैं। यदि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, यदि जीरो आ गया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं बनेगा। यदि नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसका मतलब ये था। तो यहाँ तक का मतलब ये हो गया कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, या तो वो करंट की वजह से बनेगी, मतलब इस चार्ज की वजह से जो चार्ज चलेगा, या फिर जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। इतनी बात तो यहाँ तक हो गई। फिर आगे समझते हैं। लिखा है वी शैल स्टडी द रिलेशन बिटवीन करेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इट गिवन बाय बायो-सवार्ट लॉ। देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बायो-सवार्ट आपका लॉ है ना, वो एक रिलेशन देगा। किसके बीच का रिलेशन देगा, करेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन देगा। तो आपसे कोई ये पूछे कि बायो-सवार्ट लॉ क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसी के बारे में, इसके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को क्या बताते हैं, बायो-सवार्ट लॉ उसी को कहते हैं। आई बात समझ में। करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट को ऐसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन होता है वो किसके हेल्प से पता करते हैं भाई, बायो-सवार्ट लॉ की हेल्प से करते हैं। ये हो गया आपका बायो-सवार्ट लॉ। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला गया देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ गिवन बाय बायो-सवार्ट लॉ, यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। सो ए फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई, यहाँ पे कोई एक ना फाइनाइट, यहाँ पर एक्स वाई, फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं, बहुत बड़ा नहीं, एक कोई अननोन रहेगा, वो आपको दिया रहेगा, पता रहेगा। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बोल देंगे, इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, आपको उसके बारे में पता नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्स वाई लिखा है ना, इसका मतलब एक इसका छोटा सा एक लेंथ एक वायर है, एक्स वाई कैरिंग करंट आई, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। कंसीडर, आगे देखते हैं इसमें कंसीडर, यहाँ पर कंसीडर फिगर, यहाँ पे कंसीडर द इनफाइनाइट एलिमेंट डी एल, द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड बी डी बी ड्यू टू एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड अ पॉइंट पी एट विच एट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। इसका पूरा का मतलब आपको हम समझा रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ पे, ये जो पूरी कहानी लिखी है इसका मतलब हम समझाने जा रहे हैं, ये बात को समझिएगा। इसके कहने का मतलब ये, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट, उसकी लेंथ कितना लेंगे हम, डीएल, एक बहुत छोटा सा पॉइंट लेंगे, और इस पॉइंट की वजह से इस पी पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है। आई बात समझ में। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं कैसे, आइए समझते हैं इसको फिर से। यहाँ पे देखिए, हम देखिए ये डीएल है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने ले लिया है। ये छोटे से वायर में ना जो करंट फ्लो करेगी, कितना करेगी, बहुत छोटी फ्लो करेगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी, बहुत छोटी बनाएगी। तो देखिए डीबी, देखिए जब बी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, जब डीबी लिखा है इसका मतलब छोटी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे छोटी मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा सा लेंथ ले रहे हैं ना, डीएल लेंथ है, तो उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, बहुत कम करंट फ्लो करेगी ना, इसलिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बहुत ही छोटी बनेगी। तो यहाँ पे इसके बारे में आगे बायो-सवार्ट लॉ इसमें क्या कहता है, कहता है यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक
मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। बात को समझिएगा आप। ये बताइए, इसमें हम एक बार 10 एम्पीयर की करंट फ्लो करा रहे हैं, एक बार 20 एम्पीयर की करंट फ्लो करा रहे हैं। बात को समझिएगा, एक बार हमने 10 एम्पीयर की करंट फ्लो करा है, एक बार 20 एम्पीयर की करंट हमने फ्लो करा। ये बताइए किस कंडीशन में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आप कहेंगे सर ये जो 20 एम्पीयर की करंट फ्लो करा है ना, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वो करंट के प्रोपोर्शनल में हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि 10 एम्पीयर की हमने करंट फ्लो कराया, 20 एम्पीयर की करंट फ्लो कराया। इसका 20 एम्पीयर की जैसे हमने करंट फ्लो कराया, यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, वो करंट के प्रोपोर्शनल में है। और आगे फिर और समझते हैं। और इसके बाद dB इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट आई एंड एलिमेंट लेंथ DL। बात को समझिएगा इसके बारे में। ये बताइए, हम एक छोटा सा DL ले लेंगे लेंथ ना, एक छोटा सा DL लेंथ ले लेंगे और एक उससे बड़ा ले लेंगे, तो किस में ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, कहेंगे बड़े वाले में ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो कौन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो बड़ा वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जितनी लेंथ ज़्यादा बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। तो दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या निकल गया, देखिए पहला कंक्लूजन क्या था, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बात कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना वो DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। इसका मतलब लेंथ कोई वैल्यू बढ़ा देंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। और आगे देखिएगा, तीसरी बात इसमें बोला गया, जो DB होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए बात को समझिएगा कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा ये बताइए, हम आपसे ये कहेंगे कि एक तो यहाँ पे देखिए जो करंट जा रही है ना I, हम कहेंगे इसके एकदम पास में मैग्नेटिक फील्ड बताइए और इससे एक बार दूर में मैग्नेटिक फील्ड बताइए, मतलब x डिस्टेंस पे बताइए, आप y डिस्टेंस पे बताइए। हम कहेंगे बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा आएगी, कहेंगे सर वायर के हम जितने पास पे रहेंगे ना, इस कंडक्टर के पास जितना हम जाते रहेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। और जैसे जैसे हम करंट से दूर जा रहे हैं ना, जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जाते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना बहुत कम होने लगती है। इसका मतलब कैसा रिलेशन आ गया, जब डिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जा रही है। इसका मतलब कैसे रिलेशन आ गया, उल्टा रिलेशन आ गया। कैसे रिलेशन आ गया भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इसका रिलेशन आ गया। तो क्या करते हैं, इन तीनों को मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका DB, और यहाँ से मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए I ऊपर है तो I, यहाँ पे DL ऊपर तो DL लिख देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा आपका R³ हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, बात को समझिएगा, यहाँ पर ना हम वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, आइए अब उसको समझते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं। चलिए बात को समझिएगा। अब एक बात तो आपको समझ में आ गया, जो DB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, जो DB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL है लेंथ के, और जो DB है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना है, डिस्टेंस की। ये बात आपने समझ लिया। बस आपको एक बात और समझनी है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्यों लिया गया है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में एक वेक्टर क्वांटिटी है, बात को समझिएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए क्रॉस दिखाया गया है, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब इस जो पेज देख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, इनवर्ड। और जो डॉट लगा रहता है ना उसका मतलब होता है आउटवर्ड। तो ये बात को समझिएगा आप। स्क्रू रूल से इसका ना डायरेक्शन फाइंड करते हैं। देखिए जब ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है जब, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है इसमें। तो कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ये बात देखिएगा। यहाँ पे लगाना है ना आपको स्क्रू रूल, यहाँ पे आपको लगाना है स्क्रू रूल लगाना, कैसे, सिंपल, बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये है आपका DL, ये है आपका लेंथ, हम ये मान लेते हैं आपका ये DL लेंथ है, और ये क्या है आपका ना, ये देखिए R है, ये क्या है, R है, ये यहाँ पे R है। तो देखिए स्क्रू का मतलब जो पेचकस होता है ना, स्क्रू सिप कहते हैं पेचकस को, उसको आप इस पे देखिए L से किधर तरफ घुमाइए, L से घुमाइए R की तरफ, मतलब ऊपर का टिप पकड़ के, और जब आप घुमाएंगे ना तो आपको ये लगेगा ना कि ये स्क्रू ना अंदर जा रहा है। स्क्रू को घुमाना है आपको, L से R की तरफ घुमाना है, तो स्क्रू कहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर जाएगा इसका मतलब क्या होगा, अंदर जाएगा इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अंदर। यही बात समझाया गया आपको। चलिए तो आपको ये बात समझ में आ गया। स्क्रू रूल से क्या करेंगे, हम इधर घुमा देंगे। देखिए L ये लेंथ है, ये R है, तो क्या करेंगे, L से R की तरफ घुमाएंगे ना, तो देखिए घुमा के देखिए आप उसको एक ही जगह रोटेट कराइए, रोटेशन करवाइए, उसको घुमाइए, तो लगे आपको अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चली गई, अंदर चली गई। तो ये बात हो गई। कैसे इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे ऐसे, DL क्रॉस R से हम दिखाएंगे। आई बात समझ में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, यहाँ पे डॉट नहीं क्रॉस लगता है, तो उसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है। तो कैसे, आइए चलिए समझते हैं। देखिए जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको बताया, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बात को समझिएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थी, हमने आपको बताया था। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी
इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। इन सबको मैं मिला देगा डी बी आपका RHS बराबर तो LHS बराबर आई DL और ये नीचे हो जाएगा R3। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ले लिया गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में DL क्रॉस R, ये क्या ले लिया गया, ये वेक्टर क्वांटिटी ले गया, उसका डायरेक्शन भी बताएगा ये, ठीक है, इसलिए DL क्रॉस R ले लिया गया। नीचे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, बात को समझिएगा। तो यहाँ से जैसे ही हम अब प्रोपोर्शन की साइन को हटाएंगे, जैसे ही हम प्रोपोर्शन की साइन को हटाएंगे ना, एक कांस्टेंट आएगा, इधर देखिएगा आप, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया DB, ये आपको समझ में आ गया कि देखिए ये DB था, करंट यहाँ पे था, लेंथ थी और R था, नीचे क्या हो गया R3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बीच में एक प्रोपोर्शन ये लगाया, प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट का मतलब ये होता है परमिटिविटी या फ्री स्पेस। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। यहाँ पे लिखा है वैक्यूम, मीडियम ऑफ द वैक्यूम। इसका मतलब ये बात को समझिएगा, इसका म्यू नॉट का मतलब क्या होता है। देखिए ये बी नॉट है ना, इसको हम हवा में रख के निकाल रहे हैं कि पानी में रख के निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाल रहे हैं, ये बात कौन बताएगा, ये बात म्यू नॉट बताएगा। आई बात समझ में, इसे कहते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस। म्यू नॉट लिख दिया गया ना, इसका मतलब हम हवा में निकाल रहे हैं, स्पेस में निकाल रहे हैं, वैक्यूम में निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। चलिए तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ये फार्मूला, DB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपन आइडियल क्रॉस R साइन यहाँ पे R3। अब देखिए जैसे DL क्रॉस R को हटाएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा DLR साइन थीटा। जब डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, जब क्रॉस को जब वेक्टर को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका साइन थीटा आ जाता है। तो चलिए आगे इसी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही बताया गया था आपको, ये नीचे लिखा गया था DL क्रॉस R को कैसे हम फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम फाइंड कर लेंगे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिएगा, अब इसका ना मैग्नीट्यूड फॉर्म देख लेते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म, जो DL क्रॉस R था ना, इसको हम लिखेंगे DLR साइन थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर में दो चीज़ होती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे हो गया IDL, यहाँ पे I था, DLR साइन थीटा, क्रॉस को हमने हटाया तो क्या आया साइन थीटा, डिवाइड बाई क्या था R3 था, एक R से R कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा R²। देखिए नीचे बच गया आपका R², ऊपर हो गया आइडियल साइन थीटा। साइन थीटा कैसे है, हमने क्रॉस को हटाया, क्रॉस को जब हटाया तो क्या आता है भाई साइन थीटा आता है। तो यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख दिया। देखिए ये वेक्टर फॉर्म में था, बात को समझिएगा ना, ये आपका ना ये वेक्टर फॉर्म में था, ये वेक्टर फॉर्म में था, और ये जो नीचे वाला है ना, ये जो नीचे वाला है, ये वाला फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, ये वाला फॉर्मूला आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया। तो आपके एग्जाम में दोनों पूछता है, कहता है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म बताइए और आप वेक्टर फॉर्म बताइए। तो ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में साइन लगा देंगे, और जब वेक्टर फॉर्म लगाना होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे बस आई यहाँ पे लिखेंगे DL क्रॉस R, वो हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। लेकिन जब साइन थीटा लगा देंगे तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्यों, उसका देखिए मैग्नीट्यूड को हमेशा ना ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे दिखाते हैं, दोनों लाइन से दिखाते हैं मैग्नीट्यूड को। जब वेक्टर फॉर्म रहेगा तो नीचे R³ रहेगा, और जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में रहेगा तो R² रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान देना है। आइए आगे पढ़ते हैं इसमें, चल समझते हैं। लिखा है कि वेयर वी हैव यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन 4.1 कंज्यूम अ बेसिक इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस SI यूनिट इस एग्जैक्ट वैल्यू। इसका मतलब आपको समझाते इधर देखिए, इस प्रोपोर्शनल की ना इसकी वैल्यू रखा गया है। देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर, इसकी हो गई आपकी यूनिट हो गई। इसी यूनिट के बारे में बोला जा रहा है, और इसे क्या कहते हैं, म्यू नॉट को हमने बताया था ना, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ पे निकाल रहे हैं, हवा में भी निकाल सकते हैं, पानी में भी निकाल सकते हैं, सॉलिड में निकाल सकते हैं। हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, हम स्पेस में, जहाँ पे हवा नहीं वहाँ पे निकाला जा रहा है। म्यू नॉट का रखने का मतलब ये हो गया। आइए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर, बायो-सवार्ट लॉ का कूलम्ब्स लॉ से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम कूलम्ब्स लॉ से कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक एक करके आप समझते हैं। आइए चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R², और बायो-सवार्ट DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन साइन थीटा अपॉन R²। देखिए अच्छा, देखिए क्या इसमें आपको सिमिलरिटी क्या दिख रही है, क्या समानताएं दिख रही हैं। देखिए दोनों इनवर्स रूल को फॉलो कर, देख रहे हैं, दोनों में R² है, 1/R² यहाँ भी है, 1/R² यहाँ भी है, ये भी इनवर्सली। पहला, बोथ आर लॉन्ग रेंज सिंस बोथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू द पॉइंट इंटरेस्ट। बात को समझिएगा ना, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि दोनों ने लॉन्ग फोर्स है। देखिए आप ये बताइए, खुद बताइए, एक चार्ज यहाँ पे रखें, एक चार्ज यहाँ पे रखें, कितना भी दूर चार्ज रख दीजिए ना, उसके बीच में फोर्स काम ही करता है। आई बात समझ में। इसी तरह से करंट आपके घर में वायर में जा रही है ना, तो आप जहाँ पे बैठे हैं ना
वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आती है। मतलब दोनों बहुत ही लॉन्ग रेंज तक काम करता है, बस आपको पता नहीं चल पाता क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। और इसमें दोनों देखिए इन्वर्स रूल को फॉलो करते हैं। उसमें भी क्या था, IDL sin थीटा अपन आर स्क्वायर, उसमें क्या था F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों में आर स्क्वायर है ना, तो दोनों में ये सिमिलरिटी हो गई। दोनों में सिमिलरिटी क्या हो गई, बात को समझिए। कह रहा है कि दोनों बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, बहुत दूर तक ये काम करते हैं और दोनों यूनिवर्सली रूल को फॉलो करते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और इसमें कह रहा है ना, दोनों को द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई बोथ फील्ड। कह रहा है दोनों के लिए हम कैसे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जब वेक्टर को जब जोड़ते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। तो दोनों को हम वेक्टर, देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, सुपरपोजिशन से जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस स्केलर सोर्स नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए वेक्टर सोर्स आइडियल। अब बात को समझिएगा। देखिए आपका जो कूलम्ब्स लॉ होता है ना, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो होता है ना, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। ये बताइए चार्ज कौन सा क्वांटिटी होता है, आप बोलेंगे चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कूलम्ब्स लॉ का जन्म कैसे हुआ, स्केलर क्वांटिटी से। लेकिन जो आपका बायो-सवार्ट लॉ होता है आइडियल, हम डीएल को क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो जो बायो-सवार्ट लॉ का जो जन्म हुआ वो वेक्टर क्वांटिटी से हुआ है, लेकिन जो कूलम्ब्स लॉ का जन्म हुआ है वो स्केलर क्वांटिटी की वजह से ऐसा हुआ है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में आ गया। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। मतलब क्या है, ये Q1 है, ये Q2, आपको फोर्स इसमें से निकालना है तो ये आप लीनियर लाइन खींच के इसी के ऊपर ये निकालते हैं। ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखें तो Q2 रखें यहाँ पे रखें तो ऐसे निकालेंगे, नहीं आप ऐसे नहीं निकालेंगे, एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए आपकी। तो ये इसके बारे में बोला जा रहा है। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि मतलब ये है कि जो Q1 और Q2 है जो इस पर फोर्स लगा है अलोंग इसी लाइन पे लगेगा, लेकिन आपका इसमें ऐसा नहीं था। देखिए यहाँ पे कैसे, ये वायर है आपका, इसमें करंट आई जा रही है, P पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस R है। तो हमने आपको बताया था इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी, इसके अंदर जाएगी। देखिए ये R है और इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी, अंदर जाएगी। कितना एंगल बनेगा, 90 एंगल बन जाएगा। तो यही बात इसमें बताया जा रहा है कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है, ये जो फोर्स काम करता है इसी अलोंग पे काम करता है, इसी लाइन पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ काम करता है। तीसरे पॉइंट का मतलब ये था। आइए चौथा पॉइंट समझते हैं। देखिए चौथा पॉइंट कह रहा है कि देयर इज एन एंगल डिपेंड्स इन बायो-सवार्ट लॉ इन विच नॉट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। बात को समझिएगा। कह रहा है कि आपका जो ये बायो-सवार्ट लॉ है ना, देखिए DB इक्वल टू आपने क्या देखा, IDL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा है ना तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि साइन थीटा के वैल्यू हम 0 कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन आपने कूलम्ब्स लॉ में कहीं नहीं देख रहे हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कहीं पे आपको एंगल दिख रहा है तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कौन सा, कूलम्ब्स लॉ। लेकिन आपका जो ये बायो-सवार्ट लॉ होता है ना, एंगल के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया था कि यदि आपने साइन थीटा की वैल्यू 0 कर दिया, यदि साइन थीटा की वैल्यू 0 कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखिए, अगले चैप्टर में इसके बारे में तो पढ़ना, लेकिन एक रिलेशन आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बीच में एक रिलेशन खींचा गया। यहाँ पे देखिए कैसे रिलेशन, ऐसा करिए ना आप कि 4 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ई नॉट है, 4 पाई ई नॉट इंटू म्यू नॉट। जब 4 पाई से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। देखिए आपने डिवाइड कर दिया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, तो बताइए केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बात को समझिएगा। देखिए यहीं पे ये लिखा गया, देखिए यहाँ से 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4 पाई से डिवाइड कर दिया गया। जब मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू केवल आपको लेना है, आपको यहाँ पे लेना है केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी, उल्टा उसका। तो देखिए यहाँ पे इतना हो गया। म्यू/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 पावर -7 होती है। इस 10 की पावर 7 को नीचे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, बात को समझिएगा। ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, 9 7 कितना हो गया 16, 1/9 इंटू 10 की पावर 16 ये हो गया। चलिए इसको सही कर लेते हैं। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 16। तो चलिए और इसको सही और करके लिख लेते हैं। देखिए 1/3 इंटू 3 को लिखेंगे 1 3
और यहाँ पे 10⁻16 उसको 8 लिख लेंगे, पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के बात इतनी सी हो जाएगी 1/3 इंटू 10⁸8 का पूरे का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा आपका, और 10⁸8 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16 आ जाएगा। ये क्या होता है, ये लाइट की स्पीड होती है 1/c²। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि आप दोनों, एक होती है परमेबिलिटी, देखिए E0 का मतलब परमिटिविटी, μ0 का मतलब परमेबिलिटी, दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आता है, 1/c² के बराबर आता है, स्पीड के लाइट के बराबर आता है। तो ये हो गया आपका बायो-सवार्ट लॉ। चलिए अगला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।